डिफाइन करके मतलब हर चीज को ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज को अच्छे से। यही है मेन मकसद टेस्ट का। होता क्या है, हम लोग उसको जो है छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है हमें कि जो है ये नहीं आएगा, ये सिलेबस में नहीं आएगा, ये टेस्ट में नहीं आएगा, पूछा नहीं जाएगा। बट क्लास 12th में आपको ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं सोचना है। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन बुक में अगर है, एनसीईआरटी में है, तो उसका ईच एंड एवरी कॉर्नर मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट है। जो मैंने मना कर दिया है कि नहीं आ सकता है, तो उसको मतलब ऐसा रेयरली कुछ होता है। बाकी सारी ही चीजें आपको ढंग से पढ़नी होती है। ठीक है। तो मेजर जो मैसेज देना है टेस्ट का यही है कि आप उस टेस्ट, कोई भी टेस्ट से कुछ सीखते हैं, है ना, कि आपको क्या अगले टेस्ट के लिए किस तरह से प्रिपेयर होना है। ठीक है ना। श्रुति। यस सर। तो टेस्ट से कोई कुछ फायदा हुआ या नहीं? सर पता है मैं पूरा पढ़ी थी, पर ना मैं जानबूझ के गलत कर देती हूँ साइन के कारण। कहीं माइनस लगा देती हूँ, कहीं प्लस, इसलिए गलत हो जाता है मेरा। टेस्ट टेस्ट यही तो है। टेस्ट होता किस लिए है कि जो गलती आज आप कर रहे हैं, ठीक है, वो गलती एग्जाम, फाइनल एग्जाम के दिन ना करें, इसलिए तो टेस्ट होता है ना। तो आप अपने अंदर में जो कमी है उसको ठीक कीजिए। और आप देखते होंगे जो मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ, ठीक है, वो सारा सेल्फ मेड में, मोस्टली सेल्फ मेड होता है। उसमें मैं दिमाग लगा के देता हूँ कि कौन बच्चा कितना सिंसियरली पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, उससे पता चल जाता है। तो आपको मैं जानबूझ के ऐसा देता हूँ कि आप कुछ ना कुछ गलती करें, कहीं ना कहीं से गलती आपसे हो, है ना। और वो गलती को अगर आप अवॉइड कर दिए, अगर आपके फुल स्कोर आ गए, मीन्स यू आर परफेक्ट। आप कहीं और आगे जाके गलती नहीं करेंगे। तो मैं इंसिस्ट करता हूँ कि आप अधिक से अधिक गलती करें टेस्ट में। तो जो बच्चा उस चीज को पकड़ लिया, गलती कर रहा है, ठीक है, तो वो गड़बड़ हो गया उसका। जो नहीं गलती कर रहा है, अपने आप में चेंज लिया है ना। तो ये फायदा है। निखिल। निखिल यस पारम। सर। इस टेस्ट में तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस था तुम्हारा। तो कुछ कहना चाहते हो टेस्ट के बारे में? नहीं। ठीक है। तो अगली इसी तरह से इम्प्रूव करो बट। ठीक है। चलिए, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, चैप्टर 7। ठीक है, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट में सबसे पहले हम लोग को ये डिस्टिंग्विश करने आना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में जो है डिफरेंस क्या है। सबको मालूम है व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज डायरेक्ट करंट? कोई बता सकता है? अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस है? पढ़ तो चुके हैं ये सब क्लास 10th सब में। सर डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में होता है, अल्टरनेटिव करंट अपोजिट हम्म। डायरेक्शन में और सामने डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में होता है। ओके। और कुछ ये बताइए, श्याम जी ने बोला। तो ये जो है डायरेक्ट करंट है या अल्टरनेटिंग करंट है? ये बताइए। अभी जो आपको दिख रहा है फिगर में जो मैंने बनाया, ये डायरेक्ट करंट है या अल्टरनेटिंग करंट है? अल्टरनेट। अल्टरनेटिंग। ये जो अभी मैं एक और करंट बना रहा हूँ, ये डायरेक्ट करंट है या अल्टरनेटिंग करंट है? ये बताइए। डायरेक्ट। डायरेक्ट। ठीक है, दोनों ही डायरेक्ट करंट है या दोनों ही अल्टरनेटिंग है, या एक डायरेक्ट एक अल्टरनेट? दोनों अल्टरनेट है। श्याम जी बोलो।
डायरेक्ट या अल्टरनेटिंग? नहीं पता। अभी तुमने ही तो बोला एक ही डायरेक्शन में होता है, यहाँ तो डायरेक्शन ढेर सारा हो गया। यहाँ पर देखो ऐसे डायरेक्शन हो रहा है, यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। यस यस तो सर। अच्छा ये बताओ, जो डायरेक्ट करंट है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो है इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। देखो ये करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है, तो ये इंक्रीज भी हो रहा है करंट, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज भी हो रहा है ना। यहाँ से जा रहे थे इंक्रीज हो रहा था, फिर यहाँ से आ रहे हैं डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज फिर डिक्रीज, इंक्रीज फिर डिक्रीज, इंक्रीज फिर डिक्रीज, ठीक है। तो ये क्या है, अल्टरनेटिंग होना चाहिए या डायरेक्ट होना चाहिए? अल्टरनेट। अल्टरनेट। अल्टरनेट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को मैं गलत दिशा में लेके जाता हूँ, है ना, कॉन्सेप्ट देके फंसाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग फंस जाते हैं, हमेशा ही यही होता है, ठीक है। ये आपने कब पढ़ा, कहाँ पढ़ा कि इंक्रीज डिक्रीज डायरेक्ट करंट नहीं हो सकता है, ये बताइए। कहाँ पर पढ़ा था आपने कि करंट जो डायरेक्ट करंट है इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकता? कहाँ पे पढ़ा है आपने अब तक की जिंदगी में? 14 साल हो गए उम्र आपके, कहीं पे ऐसा पढ़ा है कि अब जैसे बैटरी से अगर आपको करंट निकालना है, ठीक है, किसी भी सर्किट में, तो बैटरी कौन सा करंट देता है, अल्टरनेटिंग या डायरेक्ट? बोलिए। डायरेक्ट। डायरेक्ट। क्या वो करंट हमेशा कांस्टेंट ही होगा, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं? बढ़ेगा घटेगा फिर। तब तो जो डायरेक्ट करंट है वो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो है इसके बारे में हम लोग 14th चैप्टर आता है, ठीक है, उसमें हम लोग जाके देखेंगे। दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आएगा चैप्टर, ठीक है। रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना होता है उसमें, जिसको हम लोग पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं, पल्स के फॉर्म में होता है ये, ठीक है। इसमें डिफरेंस बस ये है कि जो डायरेक्ट करंट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, है ना। मतलब वो जो अपना साइन है वो वही रखेगा, जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही साइन रखेगा वो, ठीक है, अल्टरनेट नहीं होगा, ठीक। जैसे ये है पॉजिटिव है, ये यूनी डायरेक्शनल करंट इसको बोलते हैं, ठीक है। यूनी डायरेक्शनल मीन्स जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी में फ्लो होता चला जाएगा, ठीक, समझ गए। तो इस तरह के करंट को हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं, यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है, क्लियर है बात। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट आपको ऐसा होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी, बिलो टाइम एक्सिस हो गया तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए अल्टरनेट कर रहा है ये, है ना, अल्टरनेटिवली पॉजिटिव अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो अल्टरनेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया ये, है ना, अल्टरनेटिंग करंट हो गया। तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है विद टाइम, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। डायरेक्शन का भी मैंने आपको ये मतलब समझाया था, ये आपको बहकाने के लिए था, ये कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। ये तो दिखा रहा है कि करंट इंक्रीज हो रहा है यहाँ तक और यहाँ तक करंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो टाइम इंक्रीज, टाइम के साथ में करंट इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है डीसी में। बात समझ में आ रही है सबको? बोलिए। यस ठीक है। सर। तो आज से ये चीज में ध्यान में रखिएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कांस्टेंट करंट होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है। जो डीसी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंक्रीज डिक्रीज होगा ही नहीं, हो सकता है, ठीक है, समझ गए। ठीक है। तो ये आपका इस तरह से अगर फॉर्म रहता है, सिंगल यूनी डायरेक्शनल है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और अगर वेरिएशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट।
तो आप बता सकते हैं ये कौन सा करंट है। इस तरह से अगर कहीं पे करंट फ्लो हो रहा है तो ये डायरेक्ट करंट है या अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग करंट, समझ गया ना। ये जो दिख रहा है आपको अल्टरनेटिंग अल्टरनेटली अल्टरनेटिंग है, ठीक है। तो ये सब आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स हैं, ठीक है, समझ गए। और हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, और दूसरे कंट्रीज यूएसए वगैरह में 60 हर्ट्ज होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। लेकिन जो हम लोग एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है, ये शायद आपको पहले भी मैं बताया होऊंगा कि एयरक्राफ्ट हवाई जहाज में जो भी वो वोल्टेज सप्लाई होता है, ठीक, वहाँ की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 400 हर्ट्ज, ठीक है। ये इतना ज्यादा होता है वहाँ की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो करंट्स वगैरह वहाँ फ्लो होते हैं अल्टरनेटिंग करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज है। ओके, तो ये है। उसके बाद इसका जो डेफिनेशन है, अल्टरनेटिंग करंट होल्स मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ टाइम, ठीक है। अब देख लिया आपने कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर नेगेटिव में भी हो रहा है ना। तो अल्टरनेट और एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली, ठीक है। अगर सिर्फ यहीं पर हम लोग खत्म कर देते तो एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ टाइम, तो हो सकता था कि ये डायरेक्ट करंट हो जाए, समझ गए। कोई जरूरी नहीं है कि इस पीरियोडिकली, समझ में आ गया सबको। लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं हम। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वेरिएशन है अल्टरनेटिंग करंट में किस टाइप से है, ये किसका ग्राफ बनता हुआ आपको दिख रहा है, ये ऐसे किसका ग्राफ होता है बताइए। साइनोसॉइडल, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े भी हैं, जो ईएमएफ होता था वो ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आता था, है ना। एसी जनरेटर में हमने पढ़ा था, जो जनरेटर जो प्रोड्यूस करता है करंट वो ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी करता है, ठीक है। तो वो भी साइनोसॉइडल होता था, इसलिए जो करंट भी होगा वो भी साइनोसॉइडली वेरी करता है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। ठीक है, तो साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ये हो गया। तो इसमें हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, जहां पर आई एम जो है क्या होता है, अगर ये साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, ठीक, इस तरह से, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ये, है ना, तो दिस वैल्यू इज व्हाट, आई एम। इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई एम से, है ना। यानी इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, यानी इसको हम लोग T/4 साइकिल भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये पूरा साइकिल कितना होता है, यहाँ तक में T होता है, तो दिस इज T/4। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा करंट आएगा, दैट करंट इज कॉल्ड करंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे ये होता था ना एम्पलीट्यूड, तो ये करंट के लिए तो इसको हम लोग करंट एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, या मैक्सिमम करंट भी बोल सकते हैं, या पीक करंट भी बोल सकते हैं। क्या क्या चीज बोले समझ में आया। पीक मतलब क्या होता है, चोटी, ठीक है, यानी मैक्सिमम। तो पीक करंट, मैक्सिमम करंट, ठीक है। और एक और क्या बताया था, एक और क्या बताया था, करंट एम्पलीट्यूड। करंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये सारी बातें इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। और उसी तरह से ये रिवर्स डायरेक्शन में भी ये माइनस ई एम, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी, दिस इज माइनस ई एम,
ठीक है, माइनस आई एम। तो ये भी आपका करंट एम्पलीट्यूड है, बट रिवर्स डायरेक्शन में ये मैक्सिमम करंट है। सो दिस इज दी, है ना, साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, जहां पर आई एम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है, और पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ एसी। ठीक, जहां पर इसमें जो इन्वॉल्व है टर्म्स, आई एम हो गया, और ओमेगा क्या है आपको मालूम ही है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और टी टाइम ही होता है। ठीक है, तो सारी बातें यहाँ से क्लियर हो गई, बोलिए। यस सर। बस सर। अदर फॉर्म्स ऑफ एसी Yes, भी हो sir. गया। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ एसी। एसी को हम लोग यूज क्यों करते हैं, ठीक है, मालूम है आपको? एडिशन के बारे में मालूम है? एडिशन, एडिशन कौन था? एडिशन की स्पेलिंग नो मुझे नहीं सर। मालूम है क्या होती है। एडिशन, साइंटिस्ट क्या आता है सर? हाँ सर थॉमस ये एडिसन। Thomas. हाँ, थॉमस। थॉमस अल्वा कौन एडिसन। था वो? थॉमस अल्वा एडिशन, मालूम है? साइंटिस्ट यस सर। Yes, बल्ब sir. का इन्वेंशन किया साइंटिस्ट, था। Fine. क्या किया था Sci- उसने? Electric, electric bulb. हम्म, बल्ब बनाया। हाँ, बल्ब का इलेक्ट्रिक बल्ब आविष्कार। बनाया था। वो एक्चुअल में बिजनेसमैन था। ठीक है, उसने बल्ब का आविष्कार किया था और बल्ब बेचता था वो। ठीक है, बिजनेसमैन था बहुत बड़ा। और वो जो बल्ब था ना, उसका सारे डायरेक्ट करंट से चलते थे। ठीक है, और जब ये अल्टरनेटिंग करंट आया था, ठीक है, आपको मालूम है अल्टरनेटिंग करंट सबके लिए कौन है जिम्मेदार? जब ये अल्टरनेटिंग करंट की डिस्कवरी हुई, कौन थे ये सबके लिए? हम्म, अरे आप लोग पढ़ चुके Nikola ना भाई Tesla. अभी? हाँ, Nikola Tesla. निकोलस टेस्ला तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेशन है ना उसका। अरे देखे थे ना फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें क्या हो रहा था, जो करंट इंड्यूस हो रहा था वो अल्टरनेटिंग था या नहीं था? क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो रहा था, जब मैग्नेट को लेके जा रहे थे, ला रहे थे, तो अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, तो वही तो अल्टरनेटिंग करंट ही तो जनरेट हो रहा था वहां पे। तो फेराडेज और ये सब हेनरी, ये सब मिलके यही तो किए थे। तो ये जो एडिशन और हेनरी की आपस में जो है ना, मतलब बहुत लड़ाई झगड़े हुए, है ना। उसने बोल दिया नहीं 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 नहीं, यही अल्टरनेटिंग करंट बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, इस पे वो शॉक झटके लग जाते हैं, आदमी मर जाता है, तो ये वो इस तरह की बातें बोल बोल के, ठीक है, ताकि उसका बल्ब बिकना जो है बंद ना हो जाए, है ना। तो इस तरह मतलब काफी लंबी चौड़ी उन लोगों की मतलब ये है, कहानी है। बट उसका मेन थीम यही है कि उसको एडिशन को अपना डीसी से चलने वाला बल्ब बेचना था। ठीक है, और उसके बाद उसी मीनवाइल, है ना, ये इसकी डिस्कवरी हो गई अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, तो अब लोग जो है उसके बल्ब को खरीदना बंद करने लगे, और दूसरे टाइप का मतलब कि डिवाइसेस सब आने लगे बहुत सारे। ठीक है, तो उससे जो है उसको नुकसान होना शुरू हो गया, तो लड़ाई झगड़े हुए इसमें। उसने डीसी के, है ना, अल्टरनेटिंग करंट के डिसएडवांटेजेस बताने लग गए। आप लोगों को मालूम है कि अल्टरनेटिंग करंट का डिसएडवांटेज क्या होता है? शॉक लगना, झटका लगना, और झटका लगने से आदमी मर भी सकता है। तो उसने यही सब अपनी जो है कहानी सुनाई लोगों को, लोग जो है मतलब उसमें भावुक होने लगे। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल चीजें हैं, डेवलपमेंट की चीजें, है ना, वो नेचुरली ग्रो होती है। लोग धीरे 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 उस बात को समझते हैं, है ना। सो ये है उसका। तो एडवांटेजेस ऑफ एसी हम लोग क्यों यूज करते हैं? ठीक है, वहां पर तो था एक डिसएडवांटेज एडिशन के पास में मात्र था, है ना, एक दो ही है, ज्यादा नहीं है डिसएडवांटेजेस एसी का। तो कि वही झटका लग जाता है। बट एडवांटेजेस इतने सारे थे कि लोगों को ये पसंद आना शुरू हुआ, और इसको लोग यूज करना शुरू कर हुए अल्टरनेटिंग करंट को। ठीक है, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, इट कैन बी इजीली एंड एफिशिएंटली कन्वर्टेड फ्रॉम वन वोल्टेज टू अनदर यूजिंग अ ट्रांसफार्मर। इसी चैप्टर में हम लोग लास्ट में एक टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर। आप लोग को मालूम होगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है, और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। जो हमारा पावर स्टेशन होता है, पावर हाउस जिसको बोलते हैं, वहां से
आपको जो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो वोल्टेज सप्लाई होता है वो हमेशा क्या होता है 11 के मल्टीपल में होता है। आपने कभी भी नाम सुना होगा, है ना, क्या 11,000, है ना, 220 वोल्ट, ठीक है, 440 वोल्ट, गाना भी सुना होगा आपने, है ना, 660, ठीक है। तो हमेशा ये 11 के मल्टीपल में होता है, ठीक है। तो ये जो बातें हैं ये 11 के मल्टीपल में होता है, और ये भी आपको सोच के रखना है कि सोचना है कि ये ऐसा क्यों होता है 11 के मल्टीपल में, ठीक है, समझ गए। चलिए उसके बाद तो हम लोग वैसे जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में अच्छे से आ जाएगी, लेकिन ये चीज आप ध्यान में, कभी सोचा था आपने कि हमेशा 11 के मल्टीपल में ही होता है? सुनता था खाली कि हाँ 440 वोल्ट, 220 वोल्ट, है ना, 11,000 वोल्ट सुनते थे ना, लेकिन बस ये कभी दिमाग नहीं लगा कि वो 11 के, हाँ बस क्या बोल सुनते रहे ही हो? थे, बस सुनते ही थे। हाँ बट ये, हाँ सुनते थे ना, आज उसको मतलब सोचिएगा कि क्यों ऐसा होता है 11 के ही मल्टीपल में होता है। वैसे हम लोग जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जो है जहाँ से पावर हाउस से जो उठ के आता है वहां पे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वोल्टेज होता है, 11,000 मान के चलिए 11,000 वोल्ट है। बट आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो कितनी वोल्ट होती है? आपको आपके घर में जितने भी डिवाइसेस हैं जिसको आप यूज करते हैं उसमें कितना वोल्ट होता है मालूम है? जैसे सबको पता होगा कि एसी जो है वो ज्यादा वोल्टेज लेता है, ठीक है, फ्रिज भी ज्यादा लेता है, ठीक है, वॉशिंग मशीन कम लेता है, प्रेस ज्यादा लेता है, गीजर ज्यादा लेता है, बल्ब कम लेता है, मालूम है ना? ये सब बात सबको, सब अलग अलग तरह से वोल्टेज लेते हैं। जितने भी सप्लाई अप्लायंसेस हैं सबका वोल्टेज अलग अलग होता है, पता है ना सबको ये बात? हाँ Yes, sir. Yes, sir. So, अरे बोलो ना हाँ या नहीं, सबको मालूम है ना ये बात? Yes, sir. yes, वेरी गुड। Yes, sir. आप लोग क्लास 10th में ना हवा पीते थे क्लास में बैठ के, या फिर जो पढ़ाता था आपके साथ मजाक करता था? भाई साहब, जो अपने घर में जितनी भी डिवाइसेस हैं, अभी आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं, उठ के थोड़ा सा देखिए, कोई भी डिवाइस सब के सब 220 वोल्ट पे वर्क करते हैं, कोई भी, चाहे वो एसी हो, फ्रिज हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, है ना, छोटा सा आपका लाउड स्पीकर हो, ठीक है, घर में जो हम लोग वो गाने बजाने के लिए रखते हैं, बल्ब हो, छोटा सा बल्ब, कोई भी एलईडी, 2 वाट का भी बल्ब होगा, 5 वाट का बल्ब होगा, 10 वाट का, 100 वाट का, सबको 220 वोल्ट चाहिए होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही सबको? जो गीजर है आप जाके देखिए उसमें वोल्टेज रेटिंग देखिए 220 वोल्ट लिखा होगा, या 230 लिख देता है, ठीक है। कोई भी डिवाइस आप जाके चेक कर लीजिए, अगर आपको 220 के अलावा मिल जाए तो आप मुझे बताइएगा। 220 मतलब 230, वो उतना कोई कोई कंपनी अपना लिख देता है, ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं सोचिएगा कि जो है कोई ज्यादा, वो क्या होता है, पावर रेटिंग होती है सबकी अलग अलग, ठीक है। 2 वाट का बल्ब, 5 वाट का बल्ब, तो क्या है, पावर रेटिंग है ना। आपका जो गीजर होता है वो 2,000 वाट का होता है, प्रेस होता है 750 वाट का होता है, तो पावर रेटिंग सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो यानी आज से आपको दिमाग में ये रखना है कि जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग इतने बेवकूफ कैसे हैं? आपके घर में जितने अप्लायंसेस लगे हैं वो सीरीज में होते हैं या पैरेलल में होते हैं? बोलिए। सीरीज में होते हैं या पैरेलल में होते हैं? हाँ अरे बोलो ना, सीरीज या पैरेलल, ये भी नहीं पैरेलल मालूम में है? सर। सारी की Parallel. सारी डिवाइसेस, सारी की सारी डिवाइसेस पैरेलल में लगी होती है, ठीक है। जो आपके घर में फैन, ट्यूब लाइट, बल्ब, क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ठीक है, जो भी चीज है, आपको जो भी अगल बगल देख लीजिए, जितनी भी है, सारी की सारी डिवाइसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं। और पैरेलल में हम लोग को मालूम है करंट सेम होता है, पढ़े हैं ना हम लोग? No, sir. वोल्टेज सेम होता है। अच्छा, वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि घर में जितनी भी डिवाइसेस हैं सभी पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब है सब कितना वोल्टेज ले रहा है? सभी सेम कितना वोल्टेज चाहिए? सभी को सेम वोल्टेज चाहिए, Same. और वो सेम वोल्टेज कितना है?
वो सेम वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। 220। क्या समझ में आ गया ना सबको ये बात? ठीक। यस सर। तो यानी कि अब देखिए आप लोग क्या है, ये सारी चीजें मैं क्लास 10th में जो भी बच्चे पढ़ते थे, मैंने लास्ट ईयर 10th में जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था, ये सारी चीजें बतानी पड़ती है। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, कैसे हुआ, है ना। तो एडवांटेजेस ऑफ एसी डीसी सब पढ़ाना होता है ना 10th में। है आपने वो वहां पर जाके वो एक चैप्टर भी था 10th में, अप्लायंसेस एप्लीकेशन ऑफ क्या क्या वो सब, मैं भूल भी जाता हूँ, उतना याद नहीं रहता है उसमें टॉपिक का नाम, जिसमें नहीं पावर रेटिंग सब पढ़ाना था, फ्यूज होता है, फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें आपने डायग्राम भी बनाया होगा कि वो एक मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो उसमें वोल्ट प्लग रहता है, तो फिर ये वोल्टेज ग्रीन वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, ये सब पढ़ते थे ना, तो उसमें बताना पड़ता है एसी डीसी सब के बारे में। ठीक है, तो वहाँ समझाना होता है बच्चों को कि किस तरह से उसमें वोल्टेज आया, ट्रांसफार्मर से इतना यहाँ पर हमें कितना मिला, ये सब बताना होता है, तभी तो सीखेंगे ना बच्चे। ठीक है। सो एडवांटेजेस ऑफ एसी में मैं यही बता रहा था सबसे पहले कि जो इसमें हम लोग वोल्टेज को इजीली और एफिशिएंटली जो है कन्वर्ट कर सकते हैं एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में। हाँ, तो पावर हाउस से आपका आता है 11,000 वोल्ट सपोज, और ज्यादा भी आता है, मैं मिनिमम आपको 11,000 मान लीजिए लेके चलता हूँ। तो 11,000 को वो जो वहां से आया, फिर आपके घर के आसपास, सॉरी आपके शहर में एक ट्रांसफार्मर होता है, वो शहर का ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को और कम कर देता है, 440 या 660 या 800 880 ऐसे करके कर देता है, या 1100 कर देगा। अब उसको फिर आपके घरों के आसपास भी, आपके गली में, हर गली में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, वो ट्रांसफार्मर फिर उसको क्या करेगा, रिड्यूस करके 220 में लाता है। तो जो आपके घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर है, वो आपको फाइनली आउटपुट 220 वोल्ट देता है, और उससे आपके घर में सप्लाई आती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है। तो बात समझ में आई कि अगर ये इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, उसको हम लोग वन वोल्टेज से अनदर वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? क्लियर है या नहीं है? ठीक है। यस सर। लेकिन आप सेम टाइम डायरेक्ट वोल्टेज जो होता है डीसी करंट के वजह से, जो बैटरी का जो वोल्टेज है उसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं, मालूम है, उसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। 3 वोल्ट की जो पेंसिल बैटरी होती है उसकी 3 वोल्ट लिखी होती है, या 3.7 वोल्ट जो भी है, उसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते, उसको आप एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में चेंज नहीं कर सकते, उसमें हम लोग डीसी ट्रांसफार्मर नहीं होता है। ठीक है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है बट बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसको चेंज कर पाना। ठीक है, तो एसी को हम लोग आसानी से एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ये सबसे बड़ा फायदा है। ठीक, डीसी को ऐसा करना बहुत ही टफ होता है। और अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक, ठीक है, क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट लॉस ऑफ पावर। यहाँ पर स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, दिस इज लॉस, विदाउट लॉस ऑफ पावर। ठीक है, मतलब सर आवाज एक जगह से, हाँ आवाज ज्यादा आवाज नहीं आ रही आ रहा कट है कट सर। के। किसी को भी नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। ओम प्रकाश अच्छा, रिजॉइन हो जा। ओम प्रकाश एक बार ठीक कर लो, आसपास देख लो। ठीक है, तो क्या बोल रहा था कि जो मतलब अल्टरनेटिंग करंट है, वो उसको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, मीन्स आप समझ सकते हैं, आपके आसपास, घर के आसपास एनटीपीसी जैसे दंतेवाड़ा में हम लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आसपास में कोई पावर हाउस है, कहीं और से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी। ठीक। क्या पावर हाउस है, यहीं पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है क्या दंतेवाड़ा में? होती है या नहीं होती है? नहीं होता है। नहीं होता। नहीं होता। ठीक है, आता कहीं है और से आ रहा होगा ये, तो कहीं और से जो आ रहा होगा तो वहां से हमारा वो ट्रांसफार्मर के जरिए आ रहा होगा। ठीक है, और इसको आने में बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, लॉस, पावर लॉस या एनर्जी लॉस बहुत ही कम अमाउंट में होता है। लेकिन आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कोई आप लोगों ने घर में डायरेक्ट करंट यूज करते हैं, बड़ी वाली बैटरी इन्वर्टर वाली जो होती है, बैटरी यूज करते हैं कोई?
किसी ने देखा है बैटरी यूज किया हुआ या किसी को करते हुए आप लोगों में से? कोई भी नहीं? सर इन्वर्टर ना? इन्वर्टर तो ठीक है, हाँ चलिए इन्वर्टर यूज करते हैं। यस सर। ठीक है, वो उससे बैटरी कनेक्टेड होता है या नहीं होता है? यस सर होता है। ठीक है, तो जब आपकी लाइट चली जाती है तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं, बैटरी से आपको करंट मिलता है, डायरेक्ट करंट मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। तो जब डायरेक्ट करंट मिलता है, क्या आप उसको, ठीक है, आप अपने घर से, आप अपने नानी के घर, दादी के घर में तो रहते ही है, या मामा के घर, कहीं और दूर तक आप उसको सप्लाई कर सकते हैं अपने घर से? या चलिए आप अपने घर से मेरे घर तक सप्लाई कर दवाएंगे, नो नो सर। सर। या आप अपने घर से स्कूल तक सप्लाई, उसके लिए कितनी लंबी तार चाहिए? और उस बीच में आप समझते हैं कितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होगा? बात समझ में आ रही है? ठीक है, कि आप सिंपल सी बात है, आप घर में देखिए जो बैटरी की जगह जो बैटरी वाली जो वायर होती है, ठीक है, उस आप इन्वर्टर छोड़ दीजिए, क्योंकि इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर का काम है उस जो बैटरी का जो डायरेक्ट करंट है ना उसको अल्टरनेटिंग करंट में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये फंक्शन इन्वर्टर का होता है, इसलिए वो आप घर में जो है आसानी से यूज कर लेते हैं। बट आप डायरेक्ट बैटरी से यूज करके दीजिए, देखिए विदाउट इन्वर्टर कितनी लंबी लंबी तार, आपको एक घर में ही परेशान हो जाता है आदमी। ठीक है, समझ गए? तो इन्वर्टर की जो है रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि वो फिर से अल्टरनेटिंग करंट में उसको चेंज कर देता है। ठीक है, तो आपको इतना समझ आ जाएगा कि जितना ज्यादा लंबा वायर होगा, है ना, डायरेक्ट करंट में उतनी ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होगी, लॉस ऑफ पावर लॉस होगा। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट में इस तरह की चीजें नहीं होती है। वहां पर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंसेस तक, आप समझ सकते हैं, पूरे अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड, है ना, सब जगह पे इलेक्ट्रिकल काम होता है, और सभी जगह पे जो चलता है वो सब जगह अल्टरनेटिंग करंट चलता है, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट कहीं भी नहीं चलता है। सो वी कैन से दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विथ विदाउट लॉस ऑफ पावर। ठीक है, लॉस की स्पेलिंग समझ गए ना सबको ही? लॉस की स्पेलिंग समझ गए ना? LOSS। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन, है ना, उसको जनरेट करना अल्टरनेटिंग करंट को, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज मोर इकोनॉमिकल देन दैट ऑफ डीसी। ठीक है, इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? सस्ता। ठीक है, चीपर। ठीक, डीसी के रिस्पेक्ट में ये सस्ता पड़ता है यूज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रांसमिट करना। ठीक है, ये सब। सो एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू डीसी यूजिंग अ रेक्टिफायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा आपको, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप अपने घरों में, छोड़िए घरों में छोड़िए, आप अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी आप मोबाइल में काम करते हैं या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। मोबाइल आपका एसी से चलता है या डीसी से चलता है? डीसी। डीसी से चलता है, क्योंकि उसके अंदर में क्या लगी होती है? बैटरी। बैटरी। ठीक है, अब उस बैटरी को आपको चार्ज करना पड़ता है, यस सर। बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। तो आप कहाँ पे उसको चार्ज करते हैं, किससे चार्ज करते हैं, एसी से या डीसी से? एसी से। एसी। एसी। ठीक है, तो अब सोचिए एसी से डीसी कैसे चार्ज होगा? तो इसके लिए आपके मोबाइल का जो चार्जर होता है, ठीक है, आप देखते होंगे हर एक चार्जर में एक केबल होता है और एक मोटा सा कुछ होता है अडाप्टर। यस सर। यस एडाप्टर। सर। ठीक है, उस एडाप्टर के ही अंदर में एक छुपी हुई चीज होती है जो टाइप से, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, वही रेक्टिफायर जो है ये आपका काम कर देता है। जो एसी था उसको आपके मोबाइल की बैटरी को रिक्वायरमेंट जो है वो काम ये करते रहता है चुपचाप। समझ में आया? कौन है ये? रेक्टिफायर। ठीक है, ये क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझ आ गया सबको या नहीं आया? ठीक, तो एसी को हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको डीसी की जरूरत है तो चलो भाई यूज कर लेंगे डीसी। ठीक है, कन्वर्ट कर लेंगे डीसी में एसी से, कोई दिक्कत नहीं है। और रेक्टिफायर इतना सस्ता होता है, 2 रुपए 4 रुपए में मिल जाता है आराम से। तो ये मतलब चार्जर का कीमत तो जानते ही है ना, कौन सा ज्यादा है। ठीक है,
और पुराने जमाने वाले चार्जर सब तो और भी सस्ते होते हैं। तो AC कैन बी बेटर कंट्रोल्ड यूजिंग चोक कॉइल। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, चोक कॉइल क्या होता है बाद में इसी चैप्टर में, ठीक है। वैसे सिलेबस में नहीं है। तो इसको हम लोग कॉइल के थ्रू कंट्रोल भी कर सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट को, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस ऑफ AC मैंने बताया था कि ज्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन पूछूं, आपने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है? इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है? इलेक्ट्रोलाइसिस में आप जो करंट सप्लाई करते हैं उसके ऊपर में आप एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी किए होंगे, ठीक है। तो करंट जो उसमें सप्लाई करते हैं वो करंट आपका कौन सा होता है, अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट? डायरेक्ट करंट। क्या हम लोग वहां पर अल्टरनेटिंग करंट यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या अल्टरनेटिंग करंट यूज कर सकते हैं? अगेन वन मोर क्वेश्चन, आप लोग जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ उसको लिखते हैं, यहीं पे पढ़े। आज मैंने 2 क्वेश्चन आपको सोचने के लिए दिया है, ठीक है। दोनों को लिखिए आप साइड में और घर पे बैठ के इसको सोचा कीजिए। जैसे मैं भूल जाता हूँ वैसे आप भी भूल जाते हैं, ठीक है। कि क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये था आपका कि ट्रांसफार्मर में 11 के मल्टीपल में ही हमेशा वोल्टेज क्यों होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग AC यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही 2 डिसएडवांटेजेस हैं। तो देखिए AC कैन बी मोर डेंजरस देन DC, है ना, बिकॉज इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज √2 टाइम्स द इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है। 220 वोल्ट का √2 टाइम्स यानी कि 311 वोल्ट तक जा सकता है। अगर 220 वोल्ट AC है, 220 वोल्ट क्या है, AC है, और 220 वोल्ट DC है, ठीक है। इस दोनों में कौन सा डेंजरस होगा? 220 वोल्ट AC, क्योंकि इसका जो है ना वैल्यू हम लोग अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट कल वाली क्लास में कि इसकी जो वैल्यू है ना √2 टाइम्स हो जाती है, और √2 टाइम्स होने के बाद है ना ये 311 वोल्ट तक हो जाती है। इस वजह से ये ज्यादा डेंजरस होता है, शॉक लगता है इसकी वजह से, झटके लगते हैं। लेकिन DC में शॉक नहीं लगता क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू यही है, उससे ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। सो एक इसका डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज, AC कैन नॉट बी यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है। समझ गए? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए। नो सर। अरे कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है, इसका डेरिवेशन वगैरह कराऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट लग जाएगा। तो मैं इसको पूरा नहीं कराऊंगा, बस 2-4 मिनट में इसको ब्रीफ कर देता हूँ, है ना। क्लास है ना अभी इसके बाद आपकी? यस सर। इसको मैं 2-4 मिनट में ब्रीफ में समझा देता हूँ, बाकी इसके बारे में कल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो आप देखिएगा, ध्यान से सोचिएगा इसको कि ये आपका एक क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। ये कैसे वेरी कर रहा है? साइनोसॉइडली, ठीक है। अगर मैं इसको पूछूं, ये 0 से, ये टाइम वाला एक्सिस है, तो यहाँ तक में आपका एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है, ठीक है। 1 कंप्लीट साइकिल हुआ ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ऐसे चला और यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट साइकिल है, इस कंप्लीट साइकिल में इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? इस अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू क्या होगी, ये बताना है। बता सकते हैं कोई? कोई? सब चुप। देखिए यहाँ से यहाँ तक में क्या है, जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव करंट होगा या नहीं होगा? ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक में जो वैल्यू होगी करंट की, वो क्या होगी? नेगेटिव होगी, नेगेटिव। ठीक है। तो आप सोच सकते हैं जितना पॉजिटिव में करंट की वैल्यू होगी उतनी ही नेगेटिव में करंट की वैल्यू होगी।
यस सर। ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ जो अल्टरनेटिंग करंट है वो कितना हो जाएगा, 0। 0। ठीक है, समझ आई बात? ठीक। यस सर। तो एवरेज, कोई भी चीज का एवरेज की बात अगर हम लोग करते हैं, आई एवरेज अगर निकालना चाहते हैं कहीं पे, तो ये क्या होता है ना, जैसे एवरेज वेलोसिटी याद कीजिए आप, फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल, है ना। जैसे एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, सॉरी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, याद है? तो उसी तरह से यहाँ पर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट की क्या होगी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यस और नो? यस सर। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? लेकिन मीनवाइल आपको, है ना, अगर ये पूछे कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट में क्या बोलेंगे हम लोग, बोलिए। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला हम लोग याद कीजिए, 11th में पढ़ते थे ये सब चीज। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट दिस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होगा या नहीं होगा? अरे भूल गए, लिमिट लगा के ऐसे नहीं करते थे, लिमिट, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको पढ़ाते थे, कैसे पढ़ाते थे, लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये बन जाता था आपका डीवी बाई डी टी। याद आ रहा है? तो ये जो है आपका एवरेज वेलोसिटी था, ठीक है, और ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, तो उसी तरह से इंस्टेंटेनियस करंट आपका क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू डी टी होगा। यहाँ पर आई आपका कौन सा है, इंस्टेंटेनियस है। समझ गए बात को? ठीक। अब इसी में अगर आप इसी डी क्यू को अगर हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, डी क्यू का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आई इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक है, 0 से लेके टी तक, या T1 से लेके T2 तक, T1 से लेके T2 तक। ठीक है, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं Q1 से लेके Q2 तक। ठीक है, बात समझ में आ रही सबको, कैसे किए? फिर से बताना है, फिर से बताना है कि समझ में आ गया सबको? आ गया। अब देखिए ये जो डी क्यू का जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, इस डी क्यू का इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। ठीक, और ये क्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, Q1 से लेके Q2 तक, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू, है ना, आई इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, T1 से लेके T2 तक। ठीक है, या फिर इसको इंटीग्रेशन को, आई को भी इसी के अंदर ही रहने दीजिए। ठीक है, अब इधर ये क्या बन गया, देखिए Q2 माइनस Q1, इधर क्या बन गया, Q2 माइनस Q1, लिमिट पुट किए। ठीक, दैट इज इक्वल टू, है ना, आई डी टी का इंटीग्रेशन T1 से लेके T2 तक, है ना, आई डी टी का इंटीग्रेशन T1 से लेके T2 तक। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब इस Q2 माइनस Q1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलिए, डेल्टा क्यू बोल सकते हैं, डेल्टा क्यू बोलेंगे ना? तो अब यहाँ पर जो डेल्टा क्यू है ना, ये जो डेल्टा क्यू है, उसकी जगह पे हम इसको रख देंगे, और उसको रखने का मतलब है उसकी जगह पर इसको रख देंगे। समझ आ रही बात? तो इसलिए हमारा जो आई एवरेज का जो फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, आई एवरेज का जो फॉर्मूला हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, है ना, आई डी टी का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, T1 से लेके T2 तक। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या, डेल्टा टी, है ना, डेल्टा टी मतलब ये हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक, समझ गए? सो दिस इज द वैल्यू फॉर्मूला ऑफ एवरेज करंट। इसको हम लोग, वैसे सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है, बट हम लोग इसका डेरिवेशन कल सीख लेंगे। ठीक है, इसी चीज को। ठीक, तो ये आपको जो है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगा फॉर्मूला, है ना, 2Im अपॉन पाई, इसकी वैल्यू हो जाती है एवरेज करंट की। ठीक है, सो आप लोग अभी जा सकते हैं
ठीक है, कल हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास देखेंगे उसमें आगे क्या